हेलो गाइस, दिस इज विशाल शर्मा। वेलकम टू द कैटलिस्ट ग्रुप। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और मेटल कटिंग के सेशन को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। मेटल कटिंग के सेशन में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था दैट इज द बेसिक्स ऑफ द मेटल कटिंग वो कंप्लीट हो चुका था। लास्ट क्लास में हमने हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था दैट इज द एनालिसिस ऑफ द मेटल कटिंग। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इस एनालिसिस में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि जो डिफरेंट फोर्स एक्ट करते हैं वो किस डायरेक्शन में एक्ट करते हैं, कहाँ पर एक्ट करते हैं। उसके बाद मैंने आपको एक डायग्राम ड्रॉ करवाया था दैट इज योर ऑर्थोगोनल कटिंग ऑपरेशन। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आर और आर डैश की वैल्यू है वो आपस में इक्वल होगी। और आपस में इक्वल क्यों होती है? वो आपस में इक्वल इसलिए होती है क्योंकि जो आपकी चिप मूव करती है इन आइडियल केस इट विल मूव विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी सो दैट द नेट रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द चिप विल बी इक्वल्स टू जीरो। दैट्स व्हाई आर विल बी इक्वल्स टू द आर डैश। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो शेयर प्लेन का जो एरिया है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। After calculating the value of the shear plane area, we can calculate the value of the shear force. और shear force की वैल्यू आने के बाद आप R की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। As you will get the value of the R, you will get the different type of the forces that is FC, FT, F and Fn। तो हमें सभी फोर्सेस की वैल्यू को निकालने के लिए सबसे पहले R की वैल्यू का पता होना चाहिए। और ये जो R की वैल्यू होती है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इस R की वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द मर्चेंट सर्किल डायग्राम। और मर्चेंट सर्किल डायग्राम मैंने आपको बताया था कि कितना ईजी है, किस वे में हम मर्चेंट सर्किल डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। तो आइए एक हम क्विक रिव्यू लेते हैं मर्चेंट सर्किल डायग्राम का कि उसको कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे। तो हमने एक सर्कल को ड्रॉ किया था। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो वर्टिकल लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ होती है आपकी, इस पॉइंट से नीचे जाएगी और यहाँ से ऊपर आएगी। और उसके बाद क्या था सर, उसके बाद हमने कटिंग टूल को ड्रॉ किया था। सो दिस इज योर कटिंग टूल। ये सर हमारा कटिंग टूल था। और ये जो एंगल था इस एंगल को सर हमने नाम दिया था अल्फा। सो दिस इज द एंगल बिटवीन द रेफरेंस प्लेन एंड द रेक फेस, दैट इज द रेक एंगल। उसके बाद सर हमने क्या किया है, उसके बाद हमने यहाँ से इस रेक फेस से एक लाइन ड्रॉ की थी सर्कल के अंदर। वो कुछ इस तरीके से जा रही थी, देखिए ऐसे जा रही थी या नहीं जा रही थी? जा रही थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपको पहले एक डायमीटर ड्रॉ करना पड़ेगा, मतलब इस सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपने क्या किया था, यहाँ पर एक सेंटर को मार्क किया था। और सेंटर को मार्क करने के बाद यहाँ से, सेंटर को मार्क करने के बाद यहाँ से ऐसे आपने क्या कर दिया, एक लाइन ड्रॉ कर दी और इस सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उसके बाद देखिए क्या होता है, उसके बाद होता है कुछ ऐसे कि आप जब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में जोड़ोगे तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। और ये वाला जो फोर्स था उसको मैंने क्या नाम दिया था, इस फोर्स को मैंने नाम दिया था कैपिटल F, दैट इज द फ्रिक्शन फोर्स। और ये वाला जो फोर्स था इस फोर्स को मैंने नाम दिया था कैपिटल N, दैट इज योर नॉर्मल फोर्स। ये नॉर्मल फोर्स कहाँ पर है? दिस नॉर्मल फोर्स इज ऑन द नॉर्मल ऑफ द रेक फेस। अब अगर हम बात करते हैं ये वाला एंगल, ये एंगल कितना था? ये एंगल था बीटा। ये एंगल क्या था? बीटा। तो अगर मैं इस ट्राइंगल से बात करता हूँ tan बीटा, तो tan बीटा की वैल्यू क्या होती है? F डिवाइड बाय N। एंड दिस F डिवाइड बाय N इज ऑल्सो इक्वल्स टू म्यू। तो ये चीज़ आप पढ़ चुके हो। सो फ्रॉम हेयर यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द बीटा दैट इज tan इनवर्स म्यू। तो ये जो म्यू की वैल्यू है अप्रोक्सीमेट वैल्यू है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं आगे। तो आगे हमने क्या बात की है, देखिए इसको मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ और देखिए ये वाला जो आपका ट्राइंगल बनेगा ये भी आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। और इसमें जो इस डायरेक्शन में ये जो फोर्स एक्ट हो रहा है दैट इज योर FC। ये क्या है आपका? FC है। तो इसको यहाँ लिखता हूँ मैं FC। और ये वाला जो फोर्स है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है वो क्या है आपका? FT है। वो क्या है आपका? FT। फिर मैंने आपको बताया था डिफरेंट एंगल्स। तो जो ये एंगल था उसकी वैल्यू क्या थी सर? इस एंगल की वैल्यू थी बीटा माइनस अल्फा। क्या वैल्यू थी? बीटा माइनस अल्फा। क्यों? क्योंकि ये एंगल भी कितना है? अल्फा है। ये एंगल भी कितना था? अल्फा था। उसके बाद मैंने कैसे बताया था सर? आपने उसके बाद कुछ इस तरीके से बताया था कि हम ड्रॉ करेंगे FS और FN। तो लो हमने ड्रॉ कर दिया FS और FN। तो ये फोर्स है आपका कौन सा? FS। और ये कौन सा फोर्स है आपका? FN है।
ये जो एंगल है, ये एंगल है आपका फाई। कितना एंगल है? फाई। अगर मैं बात करता हूँ इस टोटल एंगल की, जो मैं ब्लू कलर से शो कर रहा हूँ, यहाँ से लेके इस रेड कलर वाले तक, ये वाला जो आपका एंगल होगा, दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा, 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा। सो दिस इज द MCD, मर्चेंट सर्कल डायग्राम। और ये जो रेड कलर का है, ये रेड कलर का है आपका रिजल्टेंट। ये रेड कलर का क्या है? आपका रिजल्टेंट है। तो यहाँ से आपको 6 फोर्सेस मिलते हैं। कितने फोर्स मिलते हैं? 6 फोर्सेस। तो मैं बता देता हूँ कौन से। F मिलता है, N मिलता है, FS मिलता है, FN मिलता है, FC मिलता है, FT मिलता है। तो सबसे पहले जो वैल्यू आती है वो आपके FS की आती है। FS की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए आपका टोएस, और टोएस के साथ चाहिए हमें AS, और AS के लिए हमें चाहिए फाई। और फाई की वैल्यू कहाँ से आती है सर? फाई की वैल्यू आती है tan फाई वाले फॉर्मूले से, दैट इज इक्वल्स टू R cos अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस R sin अल्फा, जहाँ पर R क्या है? आपका चिप थिकनेस रेशियो है। जैसे ही आपको FS की वैल्यू मिलती है, आप उसी टाइम कैलकुलेट करते हो R की वैल्यू, और जैसे ही R की वैल्यू आती है, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द डिफरेंट फोर्सेस। कितने फोर्सेस? बाकी जो 5 फोर्सेस बच गए हैं उनकी वैल्यू आपके पास आ जाती है। हो सकता है अपोजिट वे में क्वेश्चन दे दे, हो सकता है आपको FC एंड FT की वैल्यू दे दे, हो सकता है आपको FN और FS की वैल्यू दे दे, और कोई और वैल्यू पूछ ले। जरूरी नहीं है ये प्रोसेस ही फॉलो होगा। इस प्रोसेस के अलावा एक दूसरा प्रोसेस भी हो सकता है, जिसमें हम इस डायरेक्शन से, सपोज FT से R निकालेंगे, R से FS निकालेंगे, टोएस निकालेंगे, AS निकालेंगे, फाई निकालेंगे, फिर हम क्या निकाल सकते हैं? R निकाल सकते हैं। तो ये प्रोसेस उल्टा भी जा सकता है। और इसी मर्चेंट सर्कल डायग्राम में मैंने आपको 2 स्पेशल केसेस बताए थे। उन स्पेशल केसेस को आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में वो आपका लिखा हो सकता है। और वो किस तरीके से लिखा हो सकता है कि आपका जो ये फ्रिक्शन फोर्स है, इट इज परपेंडिकुलर टू द FC। उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब होगा जो आपके अल्फा की वैल्यू है वो 0 डिग्री के इक्वल है। तो जब आप यहाँ पर अल्फा की वैल्यू 0 डिग्री के इक्वल रखोगे, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू 0 डिग्री के इक्वल रखोगे, तो ये जो 5 जो आ रहा है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। फिर आप ये प्रोसेस वापस क्या कर सकते हो? फॉलो कर सकते हो। तो वो स्पेशल केसेस आपको याद रखने हैं। दूसरा स्पेशल केस मैंने आपको क्या बताया था? दूसरा स्पेशल केस मैंने आपको बताया था जब अल्फा की वैल्यू 0 डिग्री हो और बीटा की वैल्यू कितनी हो? 45 डिग्री हो, या फिर इस म्यू की वैल्यू क्या हो? 1 हो। यानी अल्फा की वैल्यू 0 और म्यू की वैल्यू 1 हो, तो उस कंडीशन में जो आपका मर्चेंट सर्कल डायग्राम बनता है वो बनता है आपका स्क्वायर। वो क्या बनता है? आपका स्क्वायर। और उस कंडीशन में FN, FC, FT सभी आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। एंड जो आपका FC होता है वो आपके F के परपेंडिकुलर होता है, और जो आपका FT होता है वो आपके N के परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि बनता है आपका स्क्वायर। प्रीवियस केस में उस कंडीशन में क्या होता है? जो आपका FT होगा, जब आपका अल्फा 0 हो और म्यू आपका 1 के इक्वल ना हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा? जो FT होगा वो F के इक्वल हो जाएगा, और जो N होगा वो FC के इक्वल हो जाएगा, और वो एक तरीके से रेक्टेंगल बनाएंगे, ना कि स्क्वायर। इस कंडीशन में भी आपका FT N के परपेंडिकुलर होगा और आपका F FC के परपेंडिकुलर होगा। तो अगर क्वेश्चन में लिखा जाता है कि फ्रिक्शन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द कटिंग वेलोसिटी विच मीन्स अल्फा इज इक्वल्स टू 0, और अगर ये लिखा जाता है कि ये जो आपका म्यू है इसकी वैल्यू 1 है, तो उस कंडीशन में आपको पता चल जाएगा, तो ये जो tan बीटा है ये कितना हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा, और बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45 डिग्री आ जाएगी। तो वो दोनों स्पेशल केस आपको याद रखने हैं। फिर मैंने आपको लिमिटेशंस भी बताई थी, और वो लिमिटेशंस क्या थी? वो लिमिटेशंस थी कि जो आप मर्चेंट सर्कल डायग्राम बनाते हो वो आपका सिर्फ ऑर्थोगोनल कटिंग के लिए होता है, आप उसको ऑब्लिक कटिंग के लिए यूज में नहीं ले सकते हो। और उस कंडीशन में हमने ये भी देखा था कि ये जो म्यू की वैल्यू आती है दैट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, आपको एक्चुअल वैल्यू नहीं मिलती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हम कहाँ पढ़ेंगे? हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। और उस नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं हमारा मर्चेंट थ्योरी। क्या पढ़ने वाले हैं? मर्चेंट थ्योरी। इस मर्चेंट थ्योरी की हेल्प से हम कैलकुलेट करते हैं हमारा फ्रिक्शन एंगल। क्या कैलकुलेट करते हैं? फ्रिक्शन एंगल कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर फ्रिक्शन एंगल कैलकुलेट करने के लिए आपके पास 2 फॉर्मूले अवेलेबल हो जाएंगे, तो हमें उस चीज का ध्यान रखना है। तो टॉपिक डालिए। टॉपिक है आपका मर्चेंट थ्योरी। टॉपिक क्या है आपका? मर्चेंट थ्योरी। मर्चेंट थ्योरी, इसको हम मर्चेंट एनालिसिस भी कह सकते हैं।
क्या कह सकते हैं, मर्चेंट एनालिसिस। मर्चेंट थ्योरी में कुछ एजम्पशन है और जो सबसे पहली एजम्पशन है वो है आपका, जो आपका मटेरियल बिहेव करेगा, इट विल बी बिहेव लाइक एन आइडियल प्लास्टिक। तो आप यहाँ पर इनकी एजम्पशंस भी लिख सकते हो। वो क्या क्या एजम्पशंस है देखिए, एजम्पशंस लिखिए, मेरे साथ लिखिए ताकि आपको याद हो जाएगी। स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहली एजम्पशन लिखिए, पहली एजम्पशन है कि वर्क मटेरियल behaves like an ideal plastic, behaves like an ideal plastic। सेकेंड एजम्पशन क्या है देखिए, सेकेंड एजम्पशन इन्होंने यह माना कि हम जो थ्योरी यूज में लेने वाले हैं वो थ्योरी आपकी मिनिमम एनर्जी थ्योरी। तो सेकेंड एजम्पशन मेरे साथ लिखिए यहाँ पर, ये एजम्पशंस आपको याद होनी चाहिए। सेकेंड लिखिए, दिस theory involves minimum energy principle, तो थर्ड एजम्पशन देखिए क्या है। थर्ड एजम्पशन इन्होंने माना कि जो आपका शीयर स्ट्रेस होगा और जो आपकी बीटा की वैल्यू होगी, दैट इज द आपका फ्रिक्शन एंगल, ये आपके 5 पर डिपेंड नहीं होंगे। मतलब ये जो टो एस होगा, जो आपका टो एस होगा और जो आपका बीटा होगा, these are not the function of phi, these are not the function of phi। तो इसको भी आप assumption में लिखिए, that tau s and beta does not change or depend on phi, which means these are independent of phi। तो ये आपकी थर्ड एजम्पशन है। ये क्या है आपकी थर्ड एजम्पशन। फोर्थ एजम्पशन लिखिए। फोर्थ एजम्पशन में क्या है देखिए, जो शेयर प्लेन होते हैं वो दो होते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी शेयर प्लेन। तो आपने एक रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन का फॉर्मूला देखा होगा, और वो रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या था, उस रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन में हम एक थिकनेस एज्यूम करते हैं, वो होती है आपकी प्राइमरी शेयर जोन की थिकनेस। इस थ्योरी में हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, इस थ्योरी में हम सिर्फ सिंगल शेयर प्लेन को एज्यूम कर रहे हैं, सेकेंडरी शेयर प्लेन को हम नहीं एज्यूम कर रहे हैं। मतलब हम यहाँ मानेंगे कि जो शेयर प्लेन है वो एक ही है, दो नहीं है। क्या मानेंगे हम, एक ही है, वो दो नहीं है। तो यहाँ पर आप फोर्थ एजम्पशन लिख सकते हो। फोर्थ एजम्पशन क्या है देखिए, इट इज बेस्ड ऑन सिंगल shear plane theory, it is based on single shear plane theory। तो ये आपके यहाँ पर 4 assumptions हैं। इन 4 assumptions को पढ़िए और फिर मैं आपको एक और अच्छी बात बताने वाला हूँ। देखिए, जो आपके मर्चेंट थे उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी, और उस थ्योरी में उन्होंने बताया था कि इस थ्योरी से आप shear एंगल की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो, और वो जो शेयर एंगल की वैल्यू होती है दैट इज फाई। अगर आप किसी भी तरीके से, अगर आपके पास मान लो आर की वैल्यू नहीं है, किसकी वैल्यू नहीं है, आर की वैल्यू नहीं है, आपके सिर्फ अल्फा और बीटा की वैल्यू है। सिर्फ अल्फा और बीटा की वैल्यू का यूज करते हुए यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ द फाई। आप किसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो, फाई की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। और इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, इन्होंने क्या फॉर्मूला दिया देखिए, फाई इज इक्वल्स टू π/4 प्लस α/2 माइनस β/2। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप किसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप फाई की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। जब आप फाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहोगे तो आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे। पहला ऑप्शन क्या होगा, पहला ऑप्शन होगा आप फाई की वैल्यू को कैलकुलेट करते हो विद दिस फॉर्मूला, tan phi इज इक्वल्स टू r cos अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस r sin अल्फा। एक तो इस फॉर्मूले से आप फाई की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो, और एक हमारे मर्चेंट बाबा वाले फॉर्मूले से आप फाई की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। अब चुने तो चुने किसे, तो पहली प्रायोरिटी होगी आपकी ये वाली। आप किसी भी तरीके से आर की वैल्यू को कैलकुलेट कीजिए। क्वेश्चन में अगर अल्फा की वैल्यू गिवन है तो आप पहली प्रायोरिटी पर इस tan phi का फॉर्मूला यूज करते हुए फाई की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए।
अगर आपके पास R की वैल्यू भी नहीं है, आपके पास TCT की वैल्यू नहीं है, LCL की वैल्यू नहीं है, VCV की वैल्यू नहीं है, तो उस कंडीशन में आपके पास लास्ट में यही ऑप्शन रहता है। अब इस फॉर्मूले की भी खास बात एक है, क्या कि जब आप पाई को कैलकुलेटर में लिखते हो तो पाई की वैल्यू क्या आती है सर? 3.14 आती है, बिकॉज इट इज इन रेडियन। लेकिन हमें यहाँ जो फाई है उसकी वैल्यू डिग्री में चाहिए। किस में चाहिए? डिग्री में। तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली कैलकुलेटर में अप्लाई नहीं कर सकते हो। आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है एग्जामिनेशन में, वो देखिए फाई, दिस फाई इज इक्वल्स टू, पाई की वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री डिवाइड बाय 4 प्लस अल्फा बाय 2 माइनस बीटा बाय 2। तो यहां से फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, जल्दी से बताइए? 45 डिग्री प्लस अल्फा बाय 2 माइनस बीटा बाय 2। तो आपको जो एग्जाम में फॉर्मूला यूज में लेना है वो लेना है ये, ताकि गलती होने के चांसेस क्या हो, कम से कम। क्यों? क्योंकि यहां पर जो एंगल की वैल्यूज है वो सभी की सभी किस में है? रेडियंस में है। किस में है? रेडियंस में। और यहां पर सभी एंगल की वैल्यू किस में है? डिग्री में है। सभी एंगल की वैल्यू किस में है? डिग्री में है। और हम क्वेश्चन भी सोल्व किसकी हेल्प से करते हैं? डिग्री की हेल्प से। तो यहां पर लिख लीजिए, और यहां पर आपको क्या लिखना है? फॉर एग्जामिनेशन या फिर फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, या फिर आप लिख लीजिए फॉर एग्जामिनेशन यूज दिस फॉर्मूला ओनली। फॉर एग्जामिनेशन यूज दिस फॉर्मूला ओनली। और ये फॉर्मूला आपके बड़े बड़े क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व करवा देगा, बहुत जल्दी ये सॉल्व करवा देगा। क्यों? स्टूडेंट्स गलती कहाँ करते हैं, वो गलती मैं आपको बता चुका हूं। वो पाई बाय 4 डायरेक्ट आपका कैलकुलेटर में फीड करते हैं, और वो कैलकुलेटर पाई को मान लेता है 3.14, तो वो लेता है 3.14 डिवाइड बाय 4। उसके बाद हम क्या करते हैं? अल्फा की वैल्यू को डिग्री में रखते हैं। सपोज 20 डिग्री बाय 2 माइनस 30 डिग्री बाय 2। तो इन सभी की वैल्यूज कैसी होनी चाहिए? एक ही यूनिट में होनी चाहिए। तो गलती को कम करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर सीधा का सीधा पाई बाय 4 की जगह लिख रहा हूं मैं 45 डिग्री। तो इस कंडीशन में हम यहां पर अल्फा और बीटा की वैल्यू को भी किस में लिख सकते हैं? डिग्री में लिख सकते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला विच इज बेस्ड ऑन योर मर्चेंट थ्योरी, और इसको हम मर्चेंट एनालिसिस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मर्चेंट एनालिसिस। अब ये तो 4 एजम्पशन थी। 5th एजम्पशन की हम बात करते हैं। तो 5th एजम्पशन क्या है? देखिए 5th एजम्पशन है आपकी, जो आपकी टो एस और जो आपकी सिग्मा एस या फिर सिग्मा एन की जो वैल्यू होगी वो आपकी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी आपके शेयर प्लेन पे। तो आपका जो शेयर प्लेन था ए बी, सो दिस इज द शेयर प्लेन ए बी। इस शेयर प्लेन पर 2 फोर्स एक्ट कर रहे थे। देखिए ऐसे कुछ फोर्स एक्ट कर रहे थे, याद है क्या? ये आपका क्या था? सिग्मा एन। इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा एस, कुछ भी लिखो एक ही बात है। ये क्या है आपका? देखिए ये था आपका टो एस। एस का मतलब होता है शेयर प्लेन। एस का मतलब क्या होता है? शेयर प्लेन। तो चाहे आप सिग्मा एस लिख लो, चाहे आप सिग्मा एन लिख लो, दोनों ही एक है, व्यक्ति एक है, नाम अनेक है, गंगाधरी शक्तिमान है, तो उसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपकी जो मर्जी है वो लिखिए। हम जो एब्रीविएशंस यूज में ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं सिग्मा एन। सिग्मा एन का मतलब क्या है? नॉर्मल फोर्स ऑन शेयर प्लेन। नॉर्मल फोर्स ऑन शेयर प्लेन। ये जो टो एस और ये जो सिग्मा एन की वैल्यू है इस शेयर प्लेन पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। क्या होगी? शेयर प्लेन पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहां पर लिख सकते हैं आप टो एस एंड सिग्मा एन, ब्रैकेट में लिख लो, चाहे सिग्मा एस विल बी क्यों? आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन शेयर प्लेन। सो दिस इज द 5th एजम्पशन। ये आपकी क्या है? 5th एजम्पशन है। कम टू द 6th एजम्पशन। 6th एजम्पशन क्या है आपकी? जो डिफॉर्मेशन होगा दैट विल बी 2 डायमेंशनल। तो आप लिख सकते हो यहां पर 6th एजम्पशन कि जो डिफॉर्मेशन होने वाला है, क्या होने वाला है?
जो डिफॉर्मेशन दैट विल बी 2 डायमेंशनल, ये क्या होगा 2 डायमेंशनल होगा। तो ये सभी एजम्पशन आपको याद होनी चाहिए। और ये क्वेश्चन में कैसे पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है विद रिगार्डिंग टू द मर्चेंट थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इस आर में भी आ सकता है, आपको 5 स्टेटमेंट दे देगा, ABCD ऑप्शन दे देगा और पूछ सकता है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब मैं अगर इसके थोड़े से डीप एनालिसिस में जाता हूं तो ये जो आपकी मर्चेंट थ्योरी होती है इट विल गिव द वैल्यू ऑफ फाई हायर एज कंपेयर टू द tan phi फॉर्मूला। तो ये फाई की वैल्यू क्या देती है, ज्यादा देती है। ये फाई की वैल्यू क्या देती है, ज्यादा देती है। अगर फाई की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, हमने जो क्लास कल अपनी जो पिछली क्लास थी उसमें जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था लास्ट क्लास में, तो जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जो आपका डायग्राम बनाया था हमने ऑर्थोगोनल कटिंग का, वो डायग्राम आप फाई इंक्रीज करके वापस बनाइए, आपको पता चल जाएगा कि फाई इंक्रीज होगा तो क्या होगा। तो जब फाई इंक्रीज होगा तो फाई के इंक्रीज होने से आपका जो शेयर प्लेन है उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, कम। जो AB की वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी और जैसे ही AB की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी आपका जो शेयर प्लेन का जो एरिया है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही शेयर प्लेन का एरिया डिक्रीज हो जाएगा उस कंडीशन में शेयर फोर्स की भी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। और जैसे ही शेयर फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होगी R की वैल्यू डिक्रीज होगी, मतलब फाई के इंक्रीज होते ही सब कुछ डिक्रीज हो गया। कटिंग पावर भी डिक्रीज हो जाएगी, कटिंग फोर्स भी डिक्रीज हो जाएगा। मतलब ईजियर मैन्युफैक्चरिंग को शो करता है आपका हायर शेयर एंगल। ईजियर मैन्युफैक्चरिंग या फिर ईजियर मशीनिंग को शो करता है आपका हायर शेयर एंगल। तो आइए अब हम इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि ये इंक्रीज होगा तो बाकी डिक्रीज कैसे होंगे। देखिए पहले मैं एक नॉर्मल डायग्राम बनाता हूं जो हमने कल बनाया था। ये आपका वर्कपीस है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और ये आपका क्या है, रेफरेंस प्लेन है। ये है आपका AB। चलो मैं इसको इस ऐसे ही सॉलिड लाइन से बना देता हूं। सो दिस इज व्हाट, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज A, दिस इज B। ये एंगल होता है आपका शेयर एंगल फाई, और यहां पर होता है आपका कटिंग टूल, दिस इज द कटिंग टूल। और ये चिप आपकी कुछ इस तरीके से मूव करती है, क्लियर है, ये चिप कुछ इस तरीके से मूव करेगी लाइक दैट। अब अगर मैं इस शेयर एंगल को इंक्रीज कर देता हूं, मैं इंक्रीज नहीं कर रहा हूं, ये मर्चेंट थ्योरी से जब हमने कैलकुलेट किया ना तो हमें ज्यादा वैल्यू मिल गई शेयर एंगल की। तो जब शेयर एंगल की ज्यादा वैल्यू मिलेगी तो क्या होगा, अब मैं दूसरे कलर का यूज कर रहा हूं, देखो ये आपका कुछ ऐसे जा रहा है और उसके बाद क्या हो रहा है, देखिए शेयर एंगल की वैल्यू इंक्रीज हो गई है। ये जो शेयर एंगल है इसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, फाई डैश हो चुकी है, और ये जो आपका फाई डैश है इट विल बी मोर देन द वैल्यू ऑफ द फाई। तो ये वाली कंडीशन होगी, तो उस कंडीशन में देखिए क्या होगा, ये ब्लू कलर जैसा आपका बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा या नहीं बनेगा, बिल्कुल सर बनेगा। ये जो आपकी अनमशीन्ड सरफेस है आगे तक बढ़ जाएगी। इसी कंडीशन में जो आपका A है वो कहां तक पहुंच जाएगा, A डैश तक पहुंच जाएगा। अगर मैं बात करता हूं A डैश B की और A B की, तो दोनों में से बड़ा कौन है सर, दोनों में से बड़ा है AB, दोनों में से बड़ा कौन है, AB। तो जब आपका शेयर एंगल इंक्रीज होगा तो उस कंडीशन में जो आपका शेयर प्लेन होगा उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और जैसे ही शेयर प्लेन की लेंथ डिक्रीज होती है, आइए अब हम इंक्रीज डिक्रीज वाले फंडे यूज करके बताते हैं कि फोर्सेस कैसे डिक्रीज होते हैं। तो जैसे ही शेयर प्लेन की लेंथ डिक्रीज होगी तो शेयर एरिया भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो देखिए शेयर एरिया क्या होता है, जल्दी से बताओ भाई, शेयर एरिया विल बी इक्वल्स टू AB मल्टीप्लाई विद B, AB मल्टीप्लाई विद B। यहां पर क्या है, AB, यहां पर क्या है, AB। तो देखिए जैसे ही AB की वैल्यू डिक्रीज होगी आपके शेयर एरिया की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अब देखिए आइए शेयर फोर्स विल बी इक्वल्स टू टो एस इंटू AS। तो जैसे ही आपका AS का वैल्यू डिक्रीज होगा द वैल्यू ऑफ द शेयर फोर्स विल बी ऑल्सो डिक्रीज। क्लियर है, बिल्कुल से क्लियर है। अब मर्चेंट सर्कल के डायग्राम में शेयर फोर्स का एक फॉर्मूला होता है एंड दिस शेयर फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द R। तो जैसे ही आपका शेयर फोर्स डिक्रीज होता है
तो मैं लिख सकता हूं आर पर क्या इफेक्ट आएगा। देखो जैसे ही आपका शेयर फोर्स डिक्रीज होता है, देखिए जैसे ही आपका शेयर फोर्स डिक्रीज होगा आर की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी, आर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो जब आर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, जब आर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो बाकी फोर्सेस पर क्या इफेक्ट आएगा। बाकी फोर्सेस कौन से, देखो आपका है एफ सी, एफ टी, एफ एन, ये 4 फोर्स कंसिडर कर लेता हूं मैं। चलो एक और ले लेते हैं एफ एन। तो जब आपकी आर की वैल्यू डिक्रीज होगी तो उस कंडीशन में एफ सी भी डिक्रीज हो जाएगा, एफ टी भी डिक्रीज, एफ भी डिक्रीज, एन भी डिक्रीज और एफ एन भी डिक्रीज। आर की वैल्यू डिक्रीज होने का मतलब है जो आपका सर्कल बड़ा बन रहा था अब सर्कल छोटा बनेगा। तो जब सर्कल ही छोटा बनेगा तो सभी फोर्सेस क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। अब देखिए इस कटिंग फोर्स पर आइए, किस पर आइए, कटिंग फोर्स। तो अगर मैं बात करता हूं कटिंग पावर की, किसकी, कटिंग पावर की, तो कटिंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है, कटिंग पावर का फॉर्मूला होता है एफ सी इंटू वी, दैट इज द कटिंग फोर्स इंटू द कटिंग वेलोसिटी। So if the value of the FC will be decreases, then the value of the cutting power will be also decreases. तो देखिए फाई का क्या इफेक्ट आ रहा है, जैसे ही फाई इंक्रीज हुआ बाकी सभी के सभी क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। और सभी के सभी डिक्रीज होने का मतलब क्या है, कटिंग पावर भी डिक्रीज हो गई और आपका क्या, कटिंग फोर्स भी डिक्रीज हो गया। तो जब ये सभी डिक्रीज हो गए तो क्या मैं कह सकता हूं कि हम क्या कर रहे हैं, ईजियर मशीनिंग, हम क्या कर रहे हैं, ईजियर मशीनिंग कर रहे हैं। So this is all about your merchant theory और merchant analysis। तो आइए अब हम इसी का modified version पढ़ते हैं, that is a modified merchant theory। आपका जो अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका modified merchant theory। ये जो एनालिसिस अभी हमने किया है, इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट एज कम्पेयर टू द अदर थ्योरीज विच वी आर गोइंग टू स्टडी। तो ये थ्योरी आपको याद रखनी है। इससे जो हम फाई की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, दैट इज 45 डिग्री प्लस अल्फा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2, इसको आपको क्या रखना है, याद रखना है। और इससे हमें जो शेयर प्लेन एंगल मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, ज़्यादा मिलने वाला है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट थ्योरी, दैट इज मॉडिफाइड मर्चेंट थ्योरी। तो देखिए आप नेक्स्ट टॉपिक डालिए और नेक्स्ट टॉपिक है आपका मॉडिफाइड मर्चेंट्स थ्योरी। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो आपकी तो एस की जो वैल्यू होती है, दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू तो एस ओ प्लस तो एस ओ प्लस के टाइम्स ऑफ सिग्मा एस, के टाइम्स ऑफ सिग्मा एस। मतलब यहाँ सिग्मा एस को भी इन्होंने क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया। सिग्मा एस क्या था, मैंने आपको बताया था, सिग्मा एस वही है जो कि सिग्मा एन है। सिग्मा एस वही है जो कि क्या है, सिग्मा एन है। और ये क्या है, दिस इज द नॉर्मल स्ट्रेस, दिस इज द नॉर्मल स्ट्रेस ऑन shear प्लेन, नॉर्मल स्ट्रेस ऑन shear प्लेन। तो अगर ऐसा होगा उस कंडीशन में 2 फाई प्लस बीटा माइनस अल्फा, 2 फाई प्लस बीटा माइनस अल्फा विल बी इक्वल्स टू कोट इनवर्स के, विल बी इक्वल्स टू कोट इनवर्स के। मतलब जो ये रिलेशन होगा वो किसके इक्वल होगा, कोट इनवर्स के इक्वल होगा। सो इट में बी आस्क्ड इन योर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कि अकॉर्डिंग टू द मॉडिफाइड मर्चेंट थ्योरी कौन सा रिलेशन करेक्ट है। उसमें एक रिलेशन दिया हो सकता है, दैट इज 2 फाई प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू कोट इनवर्स के। उसमें क्या था, देखो याद रखने का तरीका मैं आपको बताता हूं। देखिए जो आपका पहले वाला रिलेशन था, दैट इज फाई इज इक्वल्स टू, ये क्या था आपका, पाई बाय 4 प्लस अल्फा बाय 2 माइनस बीटा बाय 2। तो इस टर्म को यही रहने दीजिए, बाकी टर्म उधर ले आइए। सो दिस विल बी फाई प्लस बीटा बाय 2 माइनस अल्फा बाय 2 इक्वल्स टू पाई बाय 4। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 फाई प्लस बीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू पाई बाय 2। ठीक है, तो देखिए ये रिलेशन आ गया ना, 2 फाई प्लस बीटा माइनस अल्फा। यहां तो क्या आ रहा है, पाई बाय 2, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है, कोट इनवर्स के, बिकॉज इट इज ए मॉडिफाइड मर्चेंट थ्योरी।
ये क्या आपकी मॉडिफाइड मर्चेंट थ्योरी। अब मॉडिफाइड मर्चेंट थ्योरी के बाद अब हम आने वाले हैं थ्योरी ऑफ द ली एंड शेफर। ली और शेफर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो शेयर एंगल होता है उसकी वैल्यू क्या होती है। तो देखिए ली एंड शेफर वाली थ्योरी, इस थ्योरी में आप सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखिए, बाकी कोई भी चीज याद मत रखिए। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, इस पर कोई भी आपका न्यूमेरिकल नहीं पूछा जा सकता है। ये जो आपकी मॉडिफाइड मर्चेंट थ्योरी है इसके हेल्प से हम कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व नहीं करने वाले हैं। आपको सिर्फ ये क्या पता होना चाहिए, ये सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट थ्योरी, और वो नेक्स्ट थ्योरी क्या है, देखिए नेक्स्ट थ्योरी आपकी थ्योरी ऑफ ली एंड शेफर। थ्योरी ऑफ ली एंड शेफर, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है देखिए। ये थ्योरी किस पर बेस्ड है, दिस थ्योरी is based on slip line. This theory is based on slip line field theory. Slip line field theory. तो ये आपकी किस थ्योरी पर बेस्ड है, स्लिप लाइन और फील्ड थ्योरी पर ये आपकी बेस्ड है, स्लिप लाइन फील्ड थ्योरी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है आपका दे अप्लाइड दिस थ्योरी ऑफ प्लास्टिसिटी फॉर एन आइडियल रिजिड प्लास्टिक बॉडी, फॉर एन आइडियल रिजिड प्लास्टिक बॉडी। तो ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर आप इनको याद रख सकें तो रखिए, नहीं तो कोई बड़ा इशू नहीं है। सो फर्स्ट इज दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द स्लिप लाइन फील्ड थ्योरी। ये नाम आपको याद होना चाहिए, स्लिप लाइन फील्ड थ्योरी, बस नाम ही काफ़ी है, स्लिप लाइन फील्ड थ्योरी। फिर आपको ये देखना है कि इन्होंने जो थ्योरी अप्लाई की है किस टाइप के मटेरियल पर की है, आइडियल रिजिड प्लास्टिक बॉडी। आइडियल रिजिड किस पर की है, प्लास्टिक बॉडी पर की है। अब थर्ड पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट क्या है आपका, दे ऑल्सो एज्यूम्ड दैट डिफॉर्मेशन occurred on a thin shear zone। तो उन्होंने क्या एज्यूम किया, उन्होंने एज्यूम किया दैट द डिफॉर्मेशन विल बी अकर्ड ऑन ए थिन शेयर जोन। अब देखिए ये जो आपका थ्योरी ऑफ ली एंड शेफर है, अगर इसके हेल्प से अगर हम फाई की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो फाई का फॉर्मूला देखिए क्या होगा, फाई विल बी इक्वल्स टू π/4 प्लस अल्फा माइनस बीटा, π/4 प्लस अल्फा माइनस बीटा। तो उन्होंने जो नीचे वाले 2 थे उनको क्या कर दिया, गायब कर दिया। तो यहां से नीचे वाले 2 क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। सो दिस इज द थ्योरी ऑफ द ली एंड शेफर। नाउ कम टू द नेक्स्ट थ्योरी नहीं है, आप उसको एक रिलेशन कह सकते हो, और वो रिलेशन है आपका स्टेबलर रिलेशन। वो रिलेशन क्या है आपका, स्टेबलर रिलेशन। स्टेबलर रिलेशन में बस थोड़ा सा ही चेंज आ रहा है इस फॉर्मूले में, और वो क्या चेंज आ रहा है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए अब हम बात करते हैं स्टेबलर रिलेशन की, किसकी, स्टेबलर रिलेशन की। आपको एक ही रिलेशन याद रखना है, आपको एक ही रिलेशन याद रखना है, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट डालिए आप, स्टेबलर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी एक रिलेशन दिया, स्टेबलर रिलेशन। तो ये हमें सिर्फ रिलेशन पता होना चाहिए। इन्होंने क्या रिलेशन दिया, इन्होंने दोनों 2 को नहीं हटाया, नीचे वालों को, एक 2 को हटाया है। तो देखिए क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल्स टू π/4 प्लस α/2 माइनस बीटा के जो नीचे 2 था उसको क्या कर दिया, हटा दिया। अब ये जो हटा रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि जो फाई की वैल्यू आ रही है वो ज़्यादा ना आए, बिल्कुल एक्यूरेट आए। इसीलिए कोई नीचे से 2 हटा रहा है दोनों में से, और कोई एक के नीचे से ही 2 हटा रहा है। तो हमें इन दोनों में क्या रखना पड़ेगा, थोड़ा डिफरेंस रखना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं ली एंड शेफर की, तो उनमें दोनों के नीचे 2 नहीं है, अल्फा और बीटा के। अगर हम बात करते हैं स्टेबलर की, तो उसमें सिर्फ अल्फा के नीचे 2 है। अगर हम बात करते हैं हमारे मॉडिफाइड मर्चेंट थ्योरी की, उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जल्दी से बताइए। उसके हेल्प से भी हम शेयर एंगल निकाल सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, अलग ही फॉर्म दे दी है। उन्होंने क्या फॉर्म दी है, देखिए उन्होंने फॉर्म दी है 2φ माइनस बीटा, है ना, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। सो 2φ प्लस बीटा
और ये प्लस वाला उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो देखिए 2 फाई प्लस बीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू कोट इनवर्स के, इक्वल्स टू कोट इनवर्स के। और ये के की वैल्यू कहां से आती है, ये आती है आपकी टो एस इज इक्वल्स टू टो एस ओ प्लस के टाइम्स ऑफ सिग्मा एस या फिर के टाइम्स ऑफ सिग्मा एन। तो देखिए सिग्मा एन में हम 2 बार बोल रहे हैं, तो इसलिए मैं आज से यहाँ पर सिग्मा एस ही लेके चलूंगा, ठीक है। तो सिग्मा एस क्या हो जाएगा आपका, दैट इज द नॉर्मल स्ट्रेस ऑन द शेयर प्लेन, नॉर्मल स्ट्रेस ऑन द शेयर प्लेन। तो उस फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या कैलकुलेट करोगे, उस फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, आप फाई की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन वहां पर एक कंडीशन है कि हमें के की वैल्यू का भी पता होना चाहिए, के की वैल्यू का भी क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब यहां तक ये जो आपकी डिफरेंट थ्योरी है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द शेयर एंगल कंप्लीट होती है। आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज फाई इज इक्वल्स टू 45 प्लस अल्फा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2। और ये फॉर्मूला भी तभी यूज करना है जब आप किसी भी तरीके से शेयर एंगल को फाइंड आउट ना कर पाओ। And if you can calculate the value of the shear angle by using the formula tan phi is equals to r cos alpha divided by 1 minus r sin alpha, then never use the merchant theory। आप merchant theory को यूज मत कर लेना, फाई की वैल्यू कुछ और आएगी, फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, कुछ और आ जाएगी। तो जब आप वो tan phi वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो उस नीचे वाली मर्चेंट थ्योरी को यूज नहीं करना है। बार बार मैं इसलिए कहता रहा हूं क्योंकि शॉर्टकट मारने के चक्कर में हम भूल जाते हैं कि हम tan phi से भी क्या कर सकते हैं, फाई की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आता हूं फोर्सेस रिलेशन पे। ये जो फोर्स रिलेशन मैं आपको बता रहा हूं, ये 4 फोर्स रिलेशन है, इनको आपको याद रखना है। और ये जो फोर्स रिलेशन निकाले गए हैं ये आपके मर्चेंट डायग्राम के थ्रू ही निकाले गए हैं, मर्चेंट डायग्राम के थ्रू ही निकाले गए हैं, तो डेरिवेशन नहीं आ सकता है। अब देखिए, अब मैं बता रहा हूं आपको, नेक्स्ट टॉपिक डालिए फोर्स रिलेशंस। क्या डालना है आपको, फोर्स रिलेशंस। फोर्स रिलेशंस याद रखने का भी तरीका बताएंगे, अगर फॉर्मूला बता रहे हैं तो याद रखने का भी तरीका है। देखिए हम बता रहे हैं फॉर्मूला कुछ इस तरीके से, एफ एन एफ एस, एफ एन एस, फिन्स। क्या हो जाएगा ये, फिन्स। समझ रहे मेरी बात, फिन्स सुनते हो ना थर्मो आपके हीट ट्रांसफर में, फिन्स। तो देखिए फिन्स, एफ एन एन एस, आई नहीं आएगा यहाँ पे, फिन्स हो जाएगा ये, ठीक है। तो एफ एस क्या आ जाएगा लास्ट में। अब ये जो एफ और एन है, ये दोनों फोर्स कहाँ पर एक्ट होते हैं सर, ये दोनों फोर्स हैं ये आपके टूल और वर्कपीस के इंटरफेरेंस पर एक्ट होते हैं। मतलब जहां पर हमें रेक एंगल मिलता है, रेक सरफेस पर होते हैं सर। ये आपने अगर डायग्राम बनाया तो एफ और एन को देखो कहां पर है, ये आपके रेक सरफेस पर है। और रेक सरफेस पर कौन सा एंगल होता है, अल्फा एंगल होता है। मतलब इन दोनों के साथ यूज में आने वाला है एंगल अल्फा। एफ एन और एफ एस कहां पर है, देखिए डायग्राम में, एफ एन और एफ एस ये आपके शेयर प्लेन पर है। और शेयर प्लेन में कौन सा एंगल आएगा, शेयर एंगल आएगा। मतलब इन दोनों के साथ यूज में लिया जाएगा फाई। क्या लिया जाएगा यूज में, फाई। एक पॉइंट और आपको याद रखना है, सिटी। क्या पॉइंट याद रखना है, सिटी। तो पहले आएगा सी, फिर आएगा टी। तो देखिए इन सभी की वैल्यूज में एफ सी और एफ टी में निकालना चाहता हूं। किसमें, एफ सी और एफ टी में। तो पहले देखिए एफ की वैल्यू किसमें आती है, दिस एफ विल बी इक्वल्स टू एफ सी साइन अल्फा प्लस एफ टी कोस अल्फा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इनका क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो। तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ सी कोस अल्फा माइनस, कोस का क्या होता है माइनस का साइन, एफ टी साइन अल्फा। तो ये वाला अल्फा और ये आपका सी टी, सी टी, ये क्या है आपका सी टी। अब आओ एन वाले में, तो एन में क्या होगा देखो, एफ सी साइन फाई प्लस एफ टी कॉस फाई, सी टी फाई, ठीक है। एफ एस में आओ, इसका डिफरेंशिएशन कर दो। तो एफ सी साइन का करेंगे तो कोस फाई, सो कोस फाई। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस, और फाई साथ में, तो ये क्या हो जाएगा कोस फाई प्लस एफ टी। कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ साइन। तो यहां पर क्या आएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा साइन फाई। तो ये जो चारों रिलेशन है आपको याद रखने हैं, ये चारों रिलेशन है ये आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं।
एंड दिस विल बी यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ द मेटल कटिंग। ये आपके मेटल कटिंग के एनालिसिस में यूज में आने वाले हैं। किस में आने वाले हैं? यूज में आने वाले हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो यहाँ तक मैं टॉपिक को होल्ड करता हूँ। इसी के आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।